Hello everyone. In this particular video, I am going to share my strategy and approach of CA Final पेपर 6 से रिस्क मैनेजमेंट। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को ही इलेक्टिव क्यों चूज़ किया अकॉर्डिंग टू मी, और जितनी जो गाइडेंस मुझे मिली कि हमको इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड कि हाँ ये पेपर इजी आ रहा है या फिर ये हार्ड आ रहा है इसलिए हमको ये नहीं लेना चाहिए, ये इजी आ रहा है इसलिए हमको वो लेना चाहिए, ये सिलेक्शन मेथड नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सिलेक्शन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट से मेरा मतलब ये है कि आपको पढ़ के अगर लगता है कि यार ये इसकी लैंग्वेज मेरे को इजीली समझ में आ रही है, एग्जाम में मैं इसको टेकल कर पाऊँगा इफ़ द हार्ड क्वेश्चन कम ऑन एनी टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट में जाना चाहिए। मेरे को रिस्क मैनेजमेंट से वो कंफर्ट जोन मिला कि मेरे को इसकी लैंग्वेज अच्छी लगी, मेरे को इसके टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे और मेरे को लगा कि हाँ यार इसमें टफ पेपर आ भी जाएगा ना तो मैं इसको हैंडल कर लूँगा, इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट लिया। एंड सेकंड पॉइंट, बहुत जने कहते हैं कि आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का तो बहुत ही मना करते हैं, बट मैंने क्लासेस ली थी और मेरा इसके पीछे क्या फंडामेंटल था। अगर मैं शायद क्लासेस नहीं लेता तो मैं इसकी रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन काफ़ी लेट शुरू करता, लास्ट प्रायोरिटी पे लेके चला जाता है इसको, बिकॉज दिमाग में कहीं ना कहीं होता है ओपन बुक है, तो उससे अगर इजी पेपर आता है तो हम उसको टैकल कर लेते हैं। बट अगर हार्ड पेपर आ जाता है, जैसा कि नवंबर 22 में आया था मेरे टाइम में, तो अगर हमने प्रिपरेशन कम की हुई होती है तो हमको दिक्कत आ जाती है। तो दैट्स वाई अगर हम पहले क्लासेस ले लेंगे तो हम एक टाइमली ड्यूरेशन मतलब एग्ज़ाम से काफ़ी 3-5-6 महीने पहले इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। और दूसरा, इसमें कुछ लर्न तो करना नहीं होता, रीड ही करना होता है। तो फिर जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती रहेगी ना तो वैसे वैसे हम रीड करते रहेंगे और हमारे एक सबसे ऑलरेडी एक रिवीजन भी काउंट हो जाएगा, तो हमको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा बेसिकली फ्रॉम द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, और एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी डेवलप होएगा। वरना कई बार एज ए स्टूडेंट ये फीलिंग आती है कि यार हमने एक सब्जेक्ट को स्किप ही कर दिया, उस दिन के भरोसे ही छोड़ दिया, एग्ज़ाम में जो होगी देखी जाएगी, तो वो वाली फीलिंग हट जाएगी अगर आप पहले से तैयारी करेंगे। तो ये मेरा रहा था। अब अपन आते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले मेरे 70 मार्क्स आए थे नवंबर 22। बताते हैं सब कि रिस्क मैनेजमेंट का बहुत टफ पेपर आया था, आज तक की ICA की हिस्ट्री का टफ पेपर था। हाँ टफ था, बट मैंने प्रिपरेशन अच्छी की थी तो मैं ये मार्क्स स्कोर कर सका। और मेरी क्या स्ट्रेटजी अप्रोच थी वो आपको वीडियो के अंत तक पता चली जाएगी। और नेक्स्ट क्लासेस मैंने देखो VSI जयपुर से ली थी, वहाँ पे फैकल्टी थे CA RC शर्मा सर। ओके, नेक्स्ट इज स्टडी रिसोर्सेज। अब नया कुछ स्टडी रिसोर्सेज था नहीं, स्टडी मटेरियल ही था, लेकिन वो अपडेटेड था, उसमें पैराग्राफिंग हुई थी, बुलेट पॉइंट्स थे और कीवर्ड्स थे। अब ये सब मैंने नहीं किया था ना, ICA ने मेरे को करके दिया, मेरे को या किसी को करके नहीं दिया, तो VSI ने ही हमको ये सब करके दिया था। VSI ने अपने स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल स्टडी मटेरियल को लिया, उसमें से बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, बोल्ड किया और हमको प्रोवाइड कर दिया, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। उसके अलावा मैंने लिखा है CSD यानी कि केस स्टडी डाइजेस्ट, ये तो आपको करनी ही करनी है। उसके अलावा MTP मॉक टेस्ट पेपर एंड सजेस्टेड आंसर, ठीक है। इलेक्टिव के अंदर RTP रिवीजन टेस्ट पेपर नहीं आता, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। एंड उसके अलावा CA इंटरमीडिएट के चैप्टर्स, आप सबको पता ही होगा कि रिस्क मैनेजमेंट में 3 चैप्टर CA इंटर से भी आते हैं, तो वो भी आपको करना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। ओके, तो दिस आर द रिसोर्सेज विच आई यूज़ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। इसमें एक एडिशन और होएगा फार्मूला शीट का, वो मैं सब्सिक्वेंटली कवर करूँगा। ओके, अब अपन चलते हैं फर्स्ट टाइम स्टडी यानी कि क्लासेस। अब क्लासेस मेरी अराउंड 40 आवर्स की थी, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्लासेस रिस्क मैनेजमेंट की 40 आवर्स से ज़्यादा होगी। तो अगर आप क्लासेस लेने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि उस पर जो मैक्सिमम लिमिट होगी 40 आवर्स की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा क्लासेस में कोई आके ज्ञान दे देगा वो आपके काम नहीं आएगा। अल्टीमेटली व्हाट मैटर इज़ योर सेल्फ स्टडी, राइट। सो मैं जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, फोकस शुड बी ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव हो या कोई भी इलेक्टिव हो या फिर FR हो या डायरेक्ट टैक्स हो, हमारा क्लासेस के दौरान फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रहना चाहिए, सो दैट इफ़ द अगर एग्ज़ाम में टफ पेपर आ जाता है तो वी कैन एबल टू हैंडल इट ना। ओके, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अब कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ इलेक्टिव के लिए ही कही जाती है और उसको इलेक्टिव में ही यूज़ करना होता है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फर्स्टली, अब आपको क्या करना है, इंडेक्स। किसी भी इलेक्टिव की जो सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट होती है वो होती है उसका इंडेक्स। तो मैंने खुशहाल लोढ़ा का इंडेक्स लिया था, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स था। उसके बाद मैंने सुना कि मतलब कुछ नया इंडेक्स भी आ गया है, खुशहाल लोढ़ा का इंडेक्स था, उसको किसी ने अपडेट कर दिया, तो अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे। मैंने क्या किया था, मैंने इसमें से पेज नंबर को रिमूव कर दिया था। रीज़न भी मेरे को VSA से स्टडी मटेरियल मिला था, उसमें पेज नंबर थोड़े डिफरेंस थे, तो मैंने उसको कंप्यूटर में ही पेज नंबर हटा दिए थे।
और उसके अलावा तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपके पास जो मटेरियल है वो उस पेज नंबर से मैच हो रहा है तो आप मत हटाना, और नहीं हो रहा है तो हटा देना और खुद के नए अपडेटेड पेज नंबर लिख देना रिस्पेक्टिव टॉपिक के आगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने थोड़ा सा स्पेशल किया था जिससे मेरे को एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। मैंने क्या किया था, हर अल्फ़ाबेट के बाद, जैसे ए अल्फ़ाबेट है तो उसके बाद मैंने 20 लाइन का ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, मेरे को पता नहीं, ऐसा फीलिंग आ रही थी कि यार इन्होंने जो वर्ड्स बोल्ड किए इंडेक्स में लिखे हैं ना, उससे ज़्यादा मैं हाईलाइट कर लूँगा और मेरे को लगा एग्ज़ाम में उनमें से आ जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, बहुत बार हुआ। तो आपको भी यही करना है। उन्होंने बहुत अच्छा इंडेक्स बनाया है, बट 100% उस पर डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद भी अपना एनालिसिस कीजिए और देखिए ए वर्ड से उन्होंने सपोज़ 50 वर्ड लिखे हुए इंडेक्स में, तो आपको भी ऐसे ए वर्ड्स के ए से स्टार्टिंग होने वाले टॉपिक्स मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और शायद वो इंडेक्स में हाईलाइट नहीं है, इंडेक्स में लिखे हुए नहीं है। तो प्लीज़ अब उनको, इसलिए मैं हर अल्फ़ाबेट के बाद 20 मैंने लाइन छोड़ दी थी ताकि मेरे को कोई नया टॉपिक मिले तो मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकूँ उसी इंडेक्स के अंदर। ओके, अब ये थोड़े जो रेड के अंदर मैंने लिखा है ना, ये गेम चेंजर है। रेड के अंदर जो मैंने लिखा है ये वाला पॉइंट, अब इसमें क्या करना है, आपको हर क्लास ख़त्म होने के बाद जो भी टॉपिक क्लास में आपको रीड करवाया है, उसको आपको अच्छे से उसको रीड करना है घर पे आके। अब रीड करने का मेरा मतलब है ना, डीप डाइव लगानी है उसके अंदर, एक जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी है। बहुत जने क्या करते हैं कि यार ओपन बेस है, रीड कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम में तो देख के ही लिखना है। भैया ऐसा नहीं होता। अगर अच्छे से रीड किया हुआ होगा, डीप डाइव लगाई भी होगी उस टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक को समझा हुआ होगा ना, तो उस टाइम ही वो रिलेट कर पाओगे टॉपिक एग्ज़ाम में क्या पूछा है, फिर ही उसको देख के लिख पाओगे। वरना उस टाइम पता भी नहीं चलेगा कि भाई कौन सा टॉपिक पूछ लिया, ढूंढते रह जाओगे इंडेक्स में। ये होता है, ईजी लगता है बट है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ अब इसके अंदर क्या करना है, इंडेक्स के अंदर जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको अपने बुक के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर हाईलाइट कर देना। रीज़न क्या होएगा, जैसे ही सपोज आप पेज नंबर 1.2 पे पहुँचे, अब उस पर एक वर्ड आपको ढूंढने के लिए एक एक लाइन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो वर्ड हाईलाइट किया होगा तो आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये देखना, हाईलाइट अदर वर्ड्स सेंटेंस एंड हेडिंग बाय योर ओन एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होएगा, आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, आपको लगे कि हाँ यार ये इंडेक्स में मिसिंग है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है तो उसको भी लिखिए। और इसमें आपको सिर्फ वर्ड्स और हेडिंग कोई नहीं करना है, आपको सेंटेंस को भी हाईलाइट करना है। अब देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या था मेरे साथ। मेरे को एक चैप्टर है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, उसके अंदर एक टॉपिक था IIRC फ्रेमवर्क। उसके अंदर एक लाइन थी, सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेरे को पता नहीं, इस लाइन को देख के लगा यार इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने वो लाइन यू की उतार दी और एग्जाम में आया भी था उस पर क्वेश्चन। मेरे टाइम में नहीं आया था, मतलब एक्चुअल में मैं पास्ट सजेस्टेड आंसर देख रहा था तो उसमें कभी आया हुआ था, तो मेरे को देख के लगा यार मैंने सही जज कर लिया, तो ये भी कॉन्फिडेंस होता है। तो आप वर्ड्स, सेंटेंस, हेडिंग अपना एनालिसिस कीजिए, जो एग्ज़ाम में आपको लगे आ सकते हैं उनको भी इंडेक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, जितने भी नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी डिफिकल्ट MCQ है ना, किससे, केस स्टडी डाइजेस्ट से, मॉक टेस्ट पेपर और सजेस्टेड आंसर से, उसको आपको स्टडी मटेरियल के अंदर रिलेटेड टॉपिक के पास ही लिख देना है। अब इससे होएगा क्या, सपोज मानते 500 MCQ है, ये सारे तीनों मटेरियल मिला के। अब 500 MCQ में से 100 MCQ तो बहुत इजी होएंगे, उनको तो एलिमिनेट कर दो, उनको तो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जैसे ही आएगा अपन बुक में से रिलेवेंट हेडिंग इंडेक्स में से उसका पेज नंबर देख के सॉल्व कर लेंगे। कुछ 20 टॉपिक ऐसे, थोड़े बहुत टॉपिक ऐसे होएंगे जो बहुत ज़्यादा टफ होएंगे, जिनका स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट लिखा हुआ भी नहीं है आंसर। अब वो ऐसे टॉपिक के लिए अगर वो एग्ज़ाम में सपोज आपके टाइम में रिपीट हो जाता है तो आप क्या बचे हुए 400 MCQ को एक एक खोल के देखोगे क्या, और उसका इंडेक्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करो, कोई भी टॉपिक हो, सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग है, अब उसके रिलेटेड 5-10 ऐसे टफ MCQ है, तो उस टॉपिक के नीचे ही अपने स्टडी मटेरियल में उन MCQ को शॉर्ट में लिख दो, ताकि एग्जाम में जब आएगा तो इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये इस टॉपिक का है। उस टॉपिक का इंडेक्स में पेज नंबर देखना, उस टॉपिक पे जाना और उससे रिलेटेड सारे के सारे MCQ आपको मिल जाएंगे, और उनमें से जो सही हो वहाँ पे लगा देना आंसर में। तो ये आपके लिए टाइम सेविंग अप्रोच रहेगी और इससे आपका रिवीजन भी काफ़ी अच्छा होगा। बार बार उन MCQ को रीड करते जाओगे, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक लर्न होने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, भली 4 घंटे होते हैं इलेक्टिव के अंदर, लेकिन वो कई बार कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कम, इसलिए आपको जितना चीज़ें अच्छे से आप कर लोगे, पहले कुछ चीज़ें याद भी हो जाएगी जैसे MCQ जैसे, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, एलिमिनेट सिमिलर केस स्टडीज़, CS यानी केस स्टडीज़ फ्रॉम द केस स्टडी डाइजेस्ट, MTP एंड सजेस्ट आंसर। इन तीनों में है ना,
कुछ ना कुछ केस स्टडी ऐसी है जो केस स्टडी डाइजेस्ट में भी है, मॉक टेस्ट में भी और सजेस्टेड में है। तो जो कॉमन केस स्टडीज़ है ना सिमिलर, उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, एक जगह से पढ़नी बार बार उनको रीड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और उसके अलावा आपको ऐसी केस स्टडीज़ को भी एलिमिनेट करना है जो आप इजीली फाइंड कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल से, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब डायरेक्टली आपको पता है कि यार ये मेरे को इंडेक्स में जाऊँगा, सी पे जाऊँगा अल्फ़ाबेट में और उसका पेज नंबर देख के आंसर लिख दूंगा। तो उससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज़ है जिनका आंसर डायरेक्ट है अवेलेबल स्टडी मटेरियल के अंदर, वो आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि वो आप वैसे भी इंडेक्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो उनको बार बार रिवाइज करने की और उनको अपने साथ रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैंने यहाँ लिखा है टेक ए प्रिंट ऑफ फार्मूला शीट, या टेलीग्राम पे एक चैनल है, चैनल का नाम मैं फॉरगॉट हो गया हूँ, भूल गया हूँ। वहाँ पे एक फार्मूला शीट है रिस्क मैनेजमेंट की, आप ढूंढना मिल जाएगी आपको। वो फार्मूला शीट साथ में रखना अपने, और एक दो बार उसको अच्छे से पढ़ भी लेना। कभी कभार प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ आ जाएगा तो फार्मूला शीट आपके काम आएगी। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, सॉल्व ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द नोटबुक। जी हाँ, आपको नोटबुक के अंदर हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे सॉल्व कर लेना। और मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना किसी भी सब्जेक्ट में, उनको सॉल्व करो, जब भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम में कर पाओगे। और सिर्फ एक बार करना है, ऐसा नहीं कि हर रिवीजन में लेके बैठ जाओ सॉल्व करने के लिए, सिर्फ एक बार कर लेना काफ़ी है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिवीजन में 6 डेज लिखा है। देखो मैं बहुत से जने की अप्रोच रहती है कि 2-3 दिन में रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, बट ठीक है अगर अपन सही से पढ़ने जाएंगे तो इतने दिन लग जाएंगे। और ऐसा आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिन लग रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन लग रहे हैं, 6 डेज़ को मैं ज़्यादा दिन मान रहा हूँ, ठीक है, तो आप आराम से एग्ज़ाम में 70+ मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए। तो उस अप्रोच के साथ आप पढ़िए कि सब कुछ अच्छे से कवर कीजिए। एक नाम नहीं करना है कि हाँ बस ऊपर से निकाल लिया, उस टाइम देखेंगे इंडेक्स के थ्रू। पहले से आपको अच्छी एक पोजीशन में आना है ताकि कितना भी पेपर टफ है आप अच्छे से उसमें स्कोर कर सके, आंसर लिख सके। अब देखो इसमें क्या करना है, स्टडी सबसे पहला आपका क्या रहेगा, आपको स्टडी मटेरियल को रीड करना है। इसमें भी मैं वही बात कहूँगा, डीप डाइव लगाना, एक सिंपल न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह मत करना। अब वो पहले जो काम किया था वो अभी भी करना है। क्या, जितने भी वर्ड्स हो, सेंटेंस हो, हेडिंग हो, खुद का एनालिसिस करते रहना। जो नए वर्ड्स, हेडिंग, सेंटेंस आए उनको इंडेक्स में इनकॉर्पोरेट कर देना, बुक के अंदर हाईलाइट कर देना और उसका पेज नंबर लिख देना। मैं अपनी बात बताता हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले भी मेरे को कुछ 5-6 वर्ड्स मिल गए थे, उनको भी मैंने इंडेक्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया था। क्या पता एग्जाम में उनमें से कुछ आ जाए तो मेरे तो काम आ जाएगी ना वो। तो इसलिए ये अपने को एंड तक करते रहना है। और डिफ़िकल्ट MCQ हो, ये भी कई बार 1-2 MCQ छूट जाए सपोज, तो वो नेक्स्ट वर्ड दिखेंगे, तो वहाँ से उनको एलिमिनेट कर देना और अपने नोटबुक स्टडी मटेरियल में लिख देना। और ये है सीक्वेंस विच आई फॉलो। अब देखो ये सीक्वेंस में ऐसा कुछ नया नहीं है, मेरे को ऐसा लगा था मेरे लिए सही रहेगा। बीच में छोटे टॉपिक भी है, बड़े टॉपिक भी है, और इनका एक अंडरस्टैंडिंग का फ्लो मेरे को बैठ गया था, इसलिए मैंने ये बनाया था फ्लो। आपको ये सही लगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिखा है सी इंटरमीडिएट के चैप्टर्स, ये लास्ट में कर लेना, फॉर्मूला शीट से पहले 3 चैप्टर्स है ये। ओके, अब नेक्स्ट मैंने लिखा है केस स्टडीज़ करनी है आपको। कहाँ से, केस स्टडी डाइजेस्ट से, MTP से और सजेस्टेड आंसर से। और उनमें से उन केस स्टडी में से जो भी डिफिकल्ट पॉइंट हो वो अपने स्टडी मटेरियल के रिलेटेड टॉपिक के आगे लिख देना, ताकि जैसे सपोज एक केस स्टडी है उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 बहुत ईजी है, ठीक है, तो उनको एलिमिनेट कर दो। एक है वो बहुत हार्ड है, उसको अपने का पे स्टडी मटेरियल में लिख दो, ताकि और फिर उस केस स्टडी को एलिमिनेट ही कर दो, ताकि जितना भी वो केस स्टडी का मैटर है वो आपकी या तो इजी है इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर आपने उसके डिफिकल्ट पॉइंट को स्टडी मटेरियल में लिख दिया इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। पर्पज़ ये रहना चाहिए कि केस स्टडी की शॉर्ट लिस्टिंग कर दो। सपोज 500 केस स्टडी है तो उसको ट्राई करके एग्जाम के दिन तक 100 लेके जाओ, और उन 100 को ही अपने साथ एग्जाम हॉल में लेके जाओ कि मेरे को इसमें से ही ढूंढना है। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो बचा हुआ आप स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर दो, वो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने भी ये सब किया था। अब देखो मैंने लिखा है गिव मॉक टेस्ट नेसेसरी। मैं अपनी हर वीडियो में, बाकी सारे सब्जेक्ट में बोलता हूँ फर्स्ट टाइम रिवीजन में मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको देना है मॉक टेस्ट। रीज़न क्या है, देखो यार बहुत से जनों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें। लाइक एग्जाम में अचानक से कोई क्वेश्चन आ गया, अपन उसका एक वर्ड ढूंढ के फिर इंडेक्स में छानते रहते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, इसलिए मैंने लिखा है कि आप फर्स्ट टाइम में ही अच्छी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर को एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो उसी पैटर्न के साथ आप रिवाइज करोगे, रीड करोगे और एक फ्लो बन जाएगा। अब मैंने इसमें रेड में लिखा है स्टार मार्क करके। देखो मॉक टेस्ट दो ना तो हमेशा ये सोचना कि भाई किसी भी क्वेश्चन को या MCQ को सॉल्व कैसे करना है, और उसका एक सिंपल सा तरीका है। पहले तो अच्छे से रीड करना क्वेश्चन को, MCQ को, फिर समझना कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उससे सबसे ज़्यादा मोस्ट कनेक्टेड टॉपिक क्या है,
उस टॉपिक जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस टॉपिक को पकड़ना इंडेक्स के अंदर, उसके पेज नंबर को पकड़ना और सीधा चला जाना स्टडी मटेरियल में। मैं वापस बोलता हूँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना, फिर आइडेंटिफाई करना मोस्ट रिलेटेड टॉपिक विच इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और फिर उसका इंडेक्स से पेज नंबर फाइंड आउट करना। ये आपको तरीका करना है। अब सेकेंड रिवीजन में क्या करना है, ये 4 days मैंने लिखा है, बट ये एक्चुअली में थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। 4 days, 3 days इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और 3.5 तक चले जाते हो आप तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा मत जाना, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वही सारे काम करने हैं जो आपने फर्स्ट रिवीजन में दौरान किए थे, मतलब स्टडी मटेरियल का अच्छे से रीडिंग करनी है, नए वर्ड्स को हाईलाइट करना है, इंडेक्स के अंदर लिखना है, ऐसे नए वर्ड्स, हेडिंग और सेंटेंस जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, डिफ़िकल्ट MCQ को रिस्पेक्टिव केस स्टडी से एलिमिनेट करके अपने रिलेटेड टॉपिक के अंदर स्टडी मटेरियल में लिखना है, सारी केस स्टडीज़ को अच्छे से करना है, उनके डिफ़िकल्ट पॉइंट को भी स्टडी मटेरियल में लिखना है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है ताकि केस स्टडीज़ कम करनी पड़े, और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब देखो मैं ना शॉर्ट लिस्टिंग का क्यों कह रहा हूँ केस स्टडीज़, क्योंकि एग्जाम में आप 500 केस स्टडी उठा के जाओगे ना, पागल हो जाओगे। 500 खैर है नहीं, बट फिर भी सपोज एक नंबर लेके जाओगे 100-200, तो जितनी कम होएंगे ना केस स्टडी उसमें से आराम से ढूंढ पाओगे। और वो कम कैसे होएगी, या तो ईजी होएगी जो आपको सीधा सीधा बुक से मिल रही है उनको हटा दो, या फिर कोई टफ होएगी तो उनको रिलेटेड टॉपिक के पास ही लिख दो, तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। अब मैंने थर्ड रिवीजन लिखा है, ठीक है। अब थर्ड रिवीजन से मेरा मतलब ये निकालना है, ये मत निकालना कि ये कंपलसरी है, इट इज़ ओनली ऑप्शनल। और ऑप्शनल से मेरा क्या मतलब है, अगर आपका बाकी सारे सब्जेक्ट का कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो गया हो, प्लस आपको रिस्क मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ही इस 2 दिन के थर्ड रिवीजन के राउंड में जाना, अदरवाइज सीधा एग्ज़ाम में बैठ जाना तो भी अच्छे नंबर के साथ पास हो जाओगे। थर्ड डिवीज़न में क्या करना है, वही जो फर्स्ट और सेकंड में किया था, स्टडी मटेरियल को रीड करना है, हाईलाइट करना है नए सेंटेंस को, हेडिंग को और वर्ड्स को, MCQ को जो डिफ़िकल्ट है उनको नोटबुक में स्टडी मटेरियल में लिख देना, और जितने भी केस स्टडी उनको सॉल्व कर लेना, और शॉर्ट लिस्टिंग करते रहना केस स्टडीज़ की। लेकिन इस बार मॉक टेस्ट मत देना, 2 बार दे चुके हो, मोर देन सफिशिएंट है। अब मॉक टेस्ट में 4 घंटे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब अपन सीधा चलेंगे लास्ट 1.5 डे बिफोर द एग्ज़ाम। देखो SCMP का जो आपका एग्ज़ाम होएगा ना, उसका जो बचा हुआ दिन होएगा ना, वो उसमें आपको इलेक्टिव रीड करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप दिन डिवोट करना डायरेक्ट टैक्स के लिए। अब नेक्स्ट डे होएगा जो कि हॉलीडे होएगा ना, उस दिन आप शुरू करना रिस्क मैनेजमेंट को, तो भी आपके पास 1.25 डेज़ होएगा, एक तो हॉलीडे वाला दिन और एग्ज़ाम से पहले जो 0.25 डेज़ मिलेगा, तो टोटल 1.25 डेज़ होएगा। अब जो हॉलीडे वाला डे होएगा ना, उस दिन आपको क्या टारगेट रखना है, टारगेट रखना भी और टारगेट को अचीव भी करना है। क्या है वो टारगेट, कि भाई जितने भी चैप्टर्स हैं ना स्टडी मटेरियल के, CA फाइनल वाले भी और CA इंटर के 3 चैप्टर्स भी, उन सबको पूरा का पूरा एक एक वर्ड अच्छे से रीड करना है। अब अच्छे से भले यहाँ पे अब डीप डाइव में मत जाना, फटाफट रीड करना क्योंकि टाइम कम होता है, और पहले 2 बार डीप डाइव अपन ने लगाई भी है, तो अब फटाफट इसको रीड कर लेना। और नेक्स्ट दिन जो ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम अपने को क्या करना है, जितने भी है ना, ये शायद मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम जितने भी केस स्टडीज़ आपने टिक किए ना, शॉर्टलिस्ट करके जितने भी टिक किए केस स्टडीज़ MCQ, उन सबको करना, ये करके जाना है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी और अप्रोच फॉलो कर ली ना किसी भी इलेक्टिव के लिए और स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट के लिए, आई एम 100% डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर 70+ मार्क्स वॉट एवर द पेपर इज़, हाउ मच द हार्ड और डिफिकल्टी लेवल इज इट, 100% श्योर, क्योंकि आपने प्रिपरेशन का लेवल ही वो इतना हाई सेट किया है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूँगा, ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है CA Insights विद दीपम, एंड ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, ओके। एंड ये वीडियो मैं पहले लाने वाला था, बट एक्चुअली में मेरा कॉन्वोकेशन था एंड कुछ और इवेंट्स हो गए जिस कारण मैं थोड़ा बिजी हो गया था, एंड दैट्स वाई मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बट हाँ, अब मैं अपनी वीडियो की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करूँगा, मैं बचे हुए सब्जेक्ट्स की जो वीडियो है वो भी बहुत जल्द आऊँगा, और साथ ही साथ मैं और भी यूज़फुल कंटेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वीडियो मैं आप इस चैनल में शेयर करूँगा, जिससे आपको एज ए CA स्टूडेंट और CA प्रोफेशनल फ़ायदा होएगा, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एनी अदर पर्सन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द सेम, ओके। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।